हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट पावर शेयरिंग अगेन। पहले जो पढ़ा था उसके आगे का अब आज क्लास में हम शुरू करेंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग की डेफिनेशन कि पावर शेयरिंग गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स में होती है एंड इट इज़ एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर। अब क्यों है इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर? बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयरिंग सही से होगी तभी डेमोक्रेटिक रूल प्रॉपरली चलेगा। ठीक है, फिर हमने 2 कंट्री की स्टोरी पढ़ी थी जिसके बारे में हमें पता चला कि वहाँ पे डिफरेंट एथनिक कंपोजिशंस हैं और उन एथनिक कंपोजिशन की वजह से उन कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, उन कंट्रीज़ ने उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे किया, दोनों का अलग अलग तरीका था। तो आज हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में कैसे हुआ। ठीक है, तो शुरू करें पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा था पहले? श्रीलंका। तो हम पहले श्रीलंका की स्टोरी का मैं आपको एक बार रिव्यू दे देती हूँ कि श्रीलंका की स्टोरी में क्या हुआ था। ओके, यहाँ पर 3 तरह की एथनिक कंपोजिशन थी। एथनिक कंपोजिशन तो समझ रहे हो क्या है? एथनिक कंपोजिशन जिसमें एक कम्युनिटी सेम कल्चर को शेयर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज के हिसाब से हम इनको डिवाइड करेंगे। ओके, फर्स्ट वाज द सिन्हाला स्पीकिंग। सिन्हाला क्या है? इट्स अ लैंग्वेज। ठीक है, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी थी। दूसरी कौन सी थी? दैट इज तमिल स्पीकिंग। अब तमिल स्पीकिंग में भी 2 तरह की कम्युनिटी थी। कौन कौन सी थी तमिल स्पीकिंग के अंदर? वन इज द श्रीलंकन तमिल and second one was the Indian Tamil. Okay, now next was the Christians. Christian community थी। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि इनकी पॉपुलेशन कितनी थी। ओके, पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन कितनी थी? सिन्हाला स्पीकिंग की पॉपुलेशन कितनी थी? दैट इज 74%। ठीक है, यानी कंट्री में जितना भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 74% पॉपुलेशन किसकी है? ओनली सिन्हालास की। मीन्स 3/4 पॉपुलेशन के आसपास पॉपुलेशन ओनली सिन्हाला स्पीकिंग लोगों की है। ठीक है, सेकेंडली इसमें है तमिल। टोटल पॉपुलेशन का 18% वॉज द तमिल। अब इसमें फिर अगेन हम इसको डिवाइड कर देंगे श्रीलंकन एंड इंडियन तमिल्स में। श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं यहाँ पर? दैट इज 13% और बाकी के बचे हुए 5% जो हैं वो इंडियन तमिल्स हैं। ठीक है, इंडियन तमिल्स कौन से हैं? जिनके एंसेस्टर्स इंडिया से प्लांटेशन वर्क के लिए श्रीलंका ले जाए गए थे और बाद में वो वहीं पर ही सेटल हो गए, लौटकर इंडिया नहीं आए। ठीक है, बाकी की जो पॉपुलेशन है दैट इज क्रिश्चियंस जो हैं दैट इज 7%। ठीक है, अब हम अगर इसका टोटल करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन हमारी आ रही है 99%। ओके, तो 1% कहाँ गया? तो 1% का डाटा एज सच अपनी बुक में नहीं दे रखा है, तो हम ये समझ लेते हैं कि हो सकता है 74 पॉइंट समथिंग पॉपुलेशन सिन्हालास की हो, 18 पॉइंट समथिंग पॉपुलेशन इनकी हो, तो इसलिए 1% का डाटा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो हमारे पास पूरी 99% पॉपुलेशन का डाटा है, उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉपुलेशन हो गई। पॉपुलेशन के बाद अब ये किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं ये भी हमने पढ़ा था। रिलीजन, कौन सा रिलीजन है ये जो फॉलो कर रहे हैं? दैट इज बुद्धिज्म।
और ये जो फॉलो कर रहे हैं तमिल, दे आर फॉलोइंग आइदर हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन, ठीक है। क्रिश्चियंस तो क्रिश्चियन रिलीजन ही फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। समझ में आया इतना? ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? जिसमें एवरीवन हैज़ द इक्वल राइट्स। लेकिन कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बावजूद सारी फैसिलिटीज़ सभी कम्युनिटी को मिलने की बजाय किसको मिली? जो पॉपुलेशन में ज़्यादा थे, जिनकी पॉपुलेशन कंट्री में ज़्यादा थी, मीन्स दोज हु आर इन द मेजॉरिटी। दोज हु आर इन द माइनॉरिटी दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको इक्वल बेनिफिट्स मिलते हैं। इवन जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है कंपेयर टू द मेजॉरिटी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी फैसिलिटी मेजॉरिटी को मिल रही है। कौन सी फैसिलिटी है हम वो देखते हैं। कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशंस होती हैं, वो किसको मिल रही है? सिन्हालास को, तमिलियंस को मिल रही है। नो। रिलीजन कौन सा फॉलो हो रहा है? दैट इज बुद्धिज्म। हिंदू और मुस्लिम रिलीजन फॉलो हो रहा है? नो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कंट्री में मेजॉरिटी, दोज हु आर इन द मेजॉरिटी, उसको सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, जिसकी वजह से दोज हु आर इन द माइनॉरिटी दे सफर्ड अ लॉट। अब वो सफर कर रहे हैं तो क्या करेंगे? दे स्टार्ट डिमांडिंग देयर बेनिफिट्स कि वी ऑल्सो नीड सम बेनिफिट, सम राइट्स। ओके, तो इसके लिए कंट्री में फिर स्ट्रगल होगा, क्योंकि अगर बिना मांगे ही मिल जाता तो कंट्री इजीली क्या हो जाती, शांतिपूर्वक अकोमोडेट हो जाती, एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती श्रीलंका। बट यहाँ पर क्या हुआ, मेजॉरिटी को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं और कंट्री के अंदर दोज हु आर इन द माइनॉरिटी दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट और एनी राइट्स। ओके, आप एक बार ये टेबल नोट कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या प्रॉब्लम्स थे और फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। ओके, ठीक है, मैं रब कर रही हूँ। अब कंट्री में क्योंकि मेजॉरिटी के हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं, तो वो चीजें क्या कहलाएंगी कंट्री के अंदर? दैट इज कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म। क्या कहलाएंगी वो चीजें? दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, क्या कहला रही हैं? मेजोरिटेरियनिज्म। तो यहां पर क्या हो गया, मेजोरिटेरियनिज्म आ गया श्रीलंका में। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब वर्ड से पता चल रहा है मेजॉरिटी का रूल। ओके, तो श्रीलंका में किसका रूल हुआ? मेजॉरिटी का रूल हुआ। ओके, नाउ अब श्रीलंका में भी जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, लाइक दैट श्रीलंका ऑल्सो कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स। और श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला 1948 में। कब मिला? 1948। इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। ओके, जब 1948 में इंडिपेंडेंस मिल गया, फिर क्या होगा कंट्री में? क्या प्रोसीजर था? हम पढ़ चुके हैं पहले लास्ट ईयर कि इंडिपेंडेंस होने के बाद कंट्री में तुरंत एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है जो कंट्री को रन करेगी। उसके बाद कंट्री फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन।
कि किस तरीके से कंट्री को रन करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। ठीक है, अब श्रीलंकन्स दे डिसाइड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द कंट्री। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। अब इंडिपेंडेंस है तो मेजॉरिटी के हिसाब से कंट्री चाहे वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्री ने डिसाइड किया कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म होगी। ओके, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उसने क्या किया देखते हैं। ठीक है, नाउ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट establish in श्रीलंका। ठीक है, कहाँ क्या हो गया, यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट बन गई, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई श्रीलंका के अंदर विद सिन्हाला सुपरमेसी। कौन सी सुपरमेसी, सिन्हालास। सिन्हाला स्पीकिंग हमने देखा मेजॉरिटी में है, तो अब कंट्री में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो क्या होगा, जितनी भी पॉपुलेशन में से मिनिस्टर्स चूज होकर आएंगे उनमें ज़्यादातर कौन होंगे, दे आर बिलोंगिंग टू द सिन्हाला कम्युनिटी। वाई, पॉपुलेशन इज वेरी हाई। ठीक है, 3/4 पॉपुलेशन केवल सिन्हालास की है, तो अपने आप ही सिन्हालास की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो अब इस जो गवर्नमेंट है इसने क्या इस्टेब्लिश कर दी, यहाँ पर सिन्हाला सुपरमेसी इस्टेब्लिश कर दी, किसके थ्रू, थ्रू एक्ट इन 1956, यानी एक एक्ट बनाया इन्होंने 1956 में। इंडिपेंडेंस होने के बाद टाइम लगता है टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो टाइम लगा, धीरे धीरे स्टैब्लिश होते 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 1956 तक फाइनली इन्होंने एक एक्ट बना लिया, जिस एक्ट के थ्रू कंट्री में सिन्हालास को सुप्रीम पावर दे दी गई। सुपरमेसी मतलब दे आर सुप्रीम, उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज हैं। अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहाँ सिन्हाला सुपरमेसी हो गई। कैसे सिन्हाला सुपरमेसी हुई, क्या फैसिलिटीज उन्हें दी गई या क्या पावर्स उन्हें दिए गए, वो देखते हैं। कौन सी है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, यानी सिन्हाला को क्या कर दिया गया, ओनली एक ही है जो कि क्या है यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है। मीन्स जिसको भी श्रीलंका में काम करना है उसे सिन्हाला लैंग्वेज आना कंपलसरी है। अगर उन्हें सिन्हाला लैंग्वेज नहीं आती तो दे आर अनेबल टू डू द वर्क इन श्रीलंका। अंडरस्टूड। तो सिन्हाला को क्या कर दिया गया, एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफिशियल, यानी जितना भी ऑफिस में काम होगा वो सारा काम सिन्हाला लैंग्वेज में होगा। ठीक है, इसके आगे और भी पॉइंट्स हैं। फर्स्ट यू राइट दिस, देन आई विल गिव यू 2 more पॉइंट्स। ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूं। हम एक्ट 1956 के थ्रू जो सिन्हालास को राइट्स दिए गए उसके आगे के पॉइंट्स देखते हैं। अब जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है,
सिन्हालास को ही सारी फैसिलिटी दे रही है। ठीक है, तभी तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब ही यही है कि जो मेजॉरिटी में है उनको ही सारे राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या मिला इनको, जो गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है यहाँ पर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, फैसिलिटीज फॉर द ऑल। पर यहां गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, प्रेफरेंशियल पॉलिसी। अब प्रेफरेंशियल पॉलिसीज क्या होता है, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, ठीक है, क्या होती हैं प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, यानी सिन्हालास को प्रेफरेंस देने की, किसी एक कम्युनिटीज को ही प्रेफरेंस मिलेगी, यानी एक ही कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस मिलेगी इसमें। ठीक है, प्रेफरेंस पॉलिसीज किसके लिए बनाएंगी, प्रेफरेंस पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स। ठीक है, यहां पर प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाई गई जो किसको फेवर कर रही हैं, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर कर रही हैं। किस चीज में फेवर करेंगी, कंट्री में जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस या जॉब्स हैं उसमें। ठीक है, तो दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स इन यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, यानी कंट्री में जितनी भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस हैं, आइदर एजुकेशन लेने से रिलेटेड हो या एजुकेशन देने से रिलेटेड हो या ऑफिशियल वर्क हो, जितनी भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस हैं उनमें सबसे पहले सिन्हाला एप्लीकेंट्स को, यानी जिन सिन्हालाज ने एप्लीकेशन डाली है उनको पहले राइट दिया जाएगा टू होल्ड द पोजीशन। उसके अलावा जिस कंट्री में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पर भी सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले उन्हें जॉब दी जाएगी। उसके बाद अगर जॉब बचती हैं तो फिर वो तमिलियंस को मिलेंगी। तो अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो क्या जॉब्स बचेंगी, नहीं बचेंगी, यानी तमिलियंस को और क्रिश्चियंस को कुछ भी नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जितनी भी पोजीशंस हैं किनको दे दी गई, सिन्हालास को दे दी गई। अब क्या है इसमें एक और पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड टू द रिलीजन। ठीक है, कौन सा रिलीजन था सिन्हालास का, बुद्धिज्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म बिकेम मेन रिलीजन। ठीक है, तो क्या हो गया, जो कि सिन्हालास फॉलो करते हैं बुद्धिज्म, उस रिलीजन को क्या कर दिया गया, यहाँ पर कंट्री का मेन रिलीजन बना दिया गया। यानी कि बुद्धिज्म फ्रीली फॉलो किया जा सकता है, उसके अलावा जो भी रिलीजन हैं वो इतने फ्रीली फॉलो नहीं किए जाएंगे। यानी गवर्नमेंट भी सिन्हालास से रिलेटेड जो रिलीजन है बुद्धिज्म उसको फेवर करेगी, बाकी के रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं रहे अब कंट्री के अंदर। अंडरस्टूड। तो ये जो था ये मेजॉरिटेरियनिज्म के थ्रू एक्ट आया, उस पे ये लॉज बनाए गए जिसको कि कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब अगर ऐसे लॉज कंट्री में इम्प्लीमेंट होंगे तो क्या होगा, क्या तमिलियंस सेटिस्फाइड होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही, ना तो यूनिवर्सिटी में उन्हें पढ़ने पढ़ाने की फैसिलिटी मिल रही है, ना ही उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में काम करने की फैसिलिटी मिल रही है। इवन उनका रिलीजन भी उनके लिए क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। और हमने एक लैंग्वेज वाला भी पॉइंट पढ़ा था, यानी तमिल लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट नहीं रही, जिसकी वजह से तमिलियंस को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया,
क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना। तो ये जो एक्शन किया सिन्हालाज ने, उसका क्या रिएक्शन होगा वो हम देखेंगे। आप इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, तो अब मेजॉरिटेरियनिज्म के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बताइए। आप गैस कीजिए कि अगर आप होते वहां पे तमिलियंस की जगह, आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, आपको कोई राइट नहीं मिलता, आपकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, पढ़ने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो क्या लगेगा आपको? आपको लगेगा आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस कंट्री, मेरा होना ना होना बराबर है कंट्री के लिए, यानी कंट्री में मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा ही लगेगा ना। सेम कॉन्सिक्वेंसेस तमिलियंस के साथ हुए। उन्हें भी लगा कि कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए हमने फाइट किया, ठीक है, और जब कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गया तो फिर हमें क्या मिल रहा है? नथिंग। जो भी फैसिलिटी मिल रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिल रही है। तो अब यहां पर जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो हम देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो यही हुआ कि तमिलियन पीपल दे फेल्ट एलिनेटेड, ठीक है, जिसमें मेनली कौन से थे? श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलिनेटेड। एलिनेटेड का मतलब क्या होता है? एलिनेटेड का मतलब है अलग थलग। उन्हें अलग फील होने लगा कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ कंट्री, हमें अलग कर दिया गया, सब कुछ सिन्हालास को दे दिया गया और हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। तो श्रीलंकन तमिल्स को लगने लगा कि हम कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उनकी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो अपनी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए वो क्या करेंगे? दे स्टार्ट स्ट्रगल कि हमारी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, इतने सालों से हम इस कंट्री में हैं, वी आर द पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए वी आर फाइटिंग, हमने सब कुछ किया कंट्री के लिए। जब कंट्री हमें फैसिलिटीज दे, उस समय हमें कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिल रही, इवन हमारी लैंग्वेज तक को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो क्या किया उन्होंने? दे लॉन्च्ड पार्टीज एंड struggle for recognition of Tamil language, ठीक है, यानी उनकी जो लैंग्वेज है उसको भी रिकॉग्निशन मिले। कंट्री में केवल एक ही लैंग्वेज, सिन्हाला लैंग्वेज को ही रिकॉग्निशन ना मिले, उसके लिए उन्होंने कई सारी पार्टीज, देवर फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, सोशल पार्टीज भी थी, ठीक है, कई सारी डिफरेंट पार्टीज कंट्री में हुई और उन्होंने स्ट्रगल करना, यानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि वो तमिल लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज करें, उसको भी या तो ऑफिशियल लैंग्वेज कर दें कि भाई 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, एक सिन्हाला एक तमिल, ठीक है, जिससे कि तमिलियन पीपल्स को अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो काम करने में परेशानी ना हो। ओके, इसके अलावा काम ही नहीं मिल रहा, एजुकेशन और जॉब का राइट मिला क्या? वो भी तो नहीं मिला, एजुकेशन और जॉब का राइट, ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया? दे स्टार्ट स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी of securing education and jobs, ठीक है। अब उन्हें क्या चाहिए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी।
कंट्री में जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जॉब्स हैं, सभी में केवल सिन्हालाज एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस ना मिले, उन्हें भी प्रेफरेंस मिले। या तो सीट्स फिक्स कर दो कि भी पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा सीट सिन्हालाज की हैं, कम रखो तमिलियंस की, पर रखो। ऐसा ना हो कि तमिलियंस को एजुकेशन और जॉब की आपने जो फैसिलिटी है वो दी ही नहीं है, तो वो उन्हें चाहिए थी। तो उसके लिए भी दे स्टार्ट स्ट्रगल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके अभी और पॉइंट्स हैं बेटा, आप इसको लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बाकी पॉइंट्स बताती हूँ। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रगल किया उन्होंने, लैंग्वेज के लिए स्ट्रगल किया उन्होंने, और क्या बचा, उन्हें कंट्री में ना तो इक्वलिटी मिल रही है, ना ही उनकी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिल रही है। तो फिर फाइनली 1980 में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के ये डिमांड रेज करना शुरू कर दिया कि यदि आप हमें फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो तो गिव अस अ सेपरेट नेशन, एक अलग नेशन हमें दे दो, हमारे लिए श्रीलंका के अंदर ही एक बाउंड्री बना दो जो हमारा अपना नेशन होगा और हम उसमें अपने अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से तो कंट्री में क्या होगा, तमिलियंस धीरे धीरे सेपरेट होते जाएंगे और आइदर दे माइग्रेट और देवर बिल्कुल ही कंट्री में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, खत्म हो जाएंगे तमिलियंस। तो उसके लिए वो चाहते थे कि उन्हें एक अलग तमिल स्टेट दे दिया जाए। ठीक है, तो बाय 1980s several political organization were formed। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी, क्यों बनी, वाई दे वर फॉर्म्ड, डिमांडिंग सेपरेट तमिल एलिम, एलिम का मतलब क्या होता है, स्टेट। ठीक है, तो उन्होंने एक तमिल स्टेट मांगना शुरू कर दिया, कहां पर, इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न श्रीलंका। बाय नॉर्थन एंड ईस्टर्न श्रीलंका, इस वाले एरिया में ही उन्होंने डिमांड क्यों रखी एक तमिल स्टेट की, क्योंकि जो तमिल पॉपुलेशन थी वो नॉर्थ और ईस्टर्न श्रीलंका में ही ज़्यादा सिचुएटेड थी। तो उन्हें लग रहा था कि अगर हमें फैसिलिटी नहीं दे रहे तो जो नॉर्थ है, मैंने कहा ना हमेशा कंट्री का अपर पार्ट इज द नॉर्थ और ईस्ट, इस तरीके से इनकी पॉपुलेशन थी। तो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में हमें एक डिफरेंट तमिल स्टेट बनाकर दे दिया जाए जहाँ पर हम अपना डेवलपमेंट खुद करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे तो कि कैसे कंट्री में उनको फैसिलिटीज मिले। इसका क्या हुआ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से क्या हुआ, दिस कॉन्फ्लिक्ट सून टर्न्ड इनटू सिविल वॉर। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी ही सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर का मतलब होता है वॉर विद इन द कंट्री। ओके, तो आप ये चीज़ें नोट कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। श्रीलंका के बाद हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय।